यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बेटा लेक्चर है हमारा। पुस्तक का नाम है हमारी कृतिका और पाठ है हमारा रीढ़ की हड्डी। लेखक है बेटा जगदीश चंद्र माथुर। लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। पाठ है रीढ़ की हड्डी। तो देखिए, जो रीढ़ की हड्डी है बेटा, वो एक सामाजिक एकांकी है। जैसे हमारा एक नाटक होता है वैसे ही होता है हमारा एकांकी। हिंदी की विधाएं हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। कविता, नाटक, कहानी, एकांकी, संस्मरण, ये सारी हिंदी की अलग अलग विधाएं हैं। तो उनमें से एक विधा है एकांकी। तो जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी एक सामाजिक एकांकी है। सामाजिक मतलब क्या है कि इसमें जो समाज में हमारी जो कुप्रथा चल रही है उसको जो है उसको प्रदर्शित करने का, जो दिखाने का जो है प्रयास किया है लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने। तो इसमें इस एकांकी में क्या बताया बेटा उन्होंने कि एक लड़के और लड़की में भेदभाव करने वाले जो लोग हैं उन पर उन्होंने कटाक्ष किया है, प्रहार किया है। कि जो लड़का लड़की के बीच भेदभाव करते हैं ऐसे लोगों पर प्रहार करते हुए दोनों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात वो इस एकांकी में कहते हैं। कि चाहे लड़की है चाहे लड़का है तो दोनों की जो है समान सामाजिक प्रतिष्ठा है। कि ऐसा नहीं है कि पुरुष को ही हर प्रकार की स्वतंत्रता है, उसको ही हर प्रकार के जो है सुविधाएं देनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो इस एकांकी में यह दर्शाया गया है कि लड़का लड़की एक समान है, दोनों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों की सामाजिक प्रतिष्ठा है। और जो एकांकी है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जानते हो आप, अच्छी तरह से जानते होगे क्या होती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी पर जो है हमारा सारा शरीर टिका हुआ है। अगर हमारी रीढ़ सही रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सही रहेगी, तो हमारे शरीर का जो है हमारे शरीर उस पर उसी पर टिका है। तो हमारे शरीर, जो सारे शरीर है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है रीढ़ की हड्डी पर। तो रीढ़ की हड्डी स्टार्ट करते हैं बेटा लेसन। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। मामूली तरह से मतलब ज्यादा जो है सजावट नहीं की गई थी, हल्का सा जो है सजाया गया था। मामूली तरह से, कोई ज्यादा साजो सज्जा नहीं की हुई थी कमरे की। जैसे बेटा आप एक नाटक देखते हो ना, जैसे स्टेज पर प्ले किया जाता है, तो वैसे ही एकांकी भी स्टेज पर प्ले की जा सकती है। तो इसलिए जो है वो दृश्य बता रहे हैं। जैसे हम नाटक अगर कोई लिखने लगे, अगर आप देख रहे हो सामने तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। लेकिन अगर उसी नाटक को हमें लिखना पड़े तो हम लिखेंगे ना, वही पर्दे पर ये है, इस तरह से सजा हुआ जो है स्टेज है, जो भी है आप सारा वर्णन करोगे। तो उसी तरह से इस एकांकी में भी पूरा वर्णन किया गया है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है, हल्के से तरीके से। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। कि जो अंदर के दरवाजे से आते हुए दिखाई दे रहे हैं महाशय जी, उनकी पीठ नजर आ रही है, कमर नजर आ रही है, और वे अधेड़ उम्र के हैं। मतलब नियर अबाउट, अधेड़ उम्र का मतलब है 45-50 के, नियर अबाउट है 40-50 के। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। और क्या है, वो एक तख्त को पकड़े हुए हैं और पीछे की वो तरफ जो है उनकी पीठ नजर आ रही है, तो वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तख्त का दूसरा सिरा जो है नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त का एक सिरा जो है किसने पकड़ रखा है, महाशय जी ने पकड़ रखा है। और तख्त का दूसरा सिरा जो है उसके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। अब जो बाबूजी हैं वो नौकर को क्या कहते हैं कि अबे धीरे धीरे चल। नौकर को कहते हैं धीरे धीरे चल, क्योंकि जो बाबूजी हैं उनको जो है पीछे की तरफ चलना पड़ रहा है, तो उनके लिए जो है संभव नहीं है कि वो जल्दी चले। तो इसलिए वह नौकर को कहते हैं कि अब तख्त को उधर मोड़ दे और धीरे धीरे चल, उधर बस ठीक है। तो नौकर कहता बिछा दो साहब। उसके बाद जो नौकर है वो कहता है बिछा दो साहब, ठीक है। बाबू कहते हैं जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा।
परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? तो बाबू साहब जो है नौकर को कहते हैं जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, बिछाना तो है ही इसको, तख्त को। जब परमात्मा के यहाँ भगवान जब अकल बांट रहे थे, क्या तू देर से पहुंचा था? इट मीन्स क्या तेरे अंदर इतनी अकल नहीं है कि अब ये अपने जो है सही जगह पर पहुंच गया है ये तख्त, और अब इसको बिछाना है। और यह पसीना किस लिए बहाया है? अरे भाई, इस तख्त को बिछाने के लिए तो यह पसीना बहाया है, इसे यहाँ इस कमरे में लेकर आए हैं, तो और यहाँ नहीं बिछाएगा तो इसे कहाँ बिछा? कौन कहता है? मालिक कहता है नौकर से। तो नौकर तख्त बिछाता है, ही करके वो हंसता है। बाबू कहता है हंसता क्यों है अबे? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, व्यायाम किया है, एक्सरसाइज की है। कसरत क्या होता है? एक्सरसाइज। तो जो बाबूजी है, घर का मालिक है, वो कहता है अबे हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में एक्सरसाइज की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। जो कलश होते हैं बेटा, उनसे कहता है मैं नहाता था, जैसे तुम अब लोटे से नहाते हो, इस जमाने में हम कलशों से नहाते थे। कलश क्या होते हैं बेटा? आपने कभी ना टीवी वगैरह पे देखे होंगे, जिनकी बड़ी सी जो है उसमें क्या है, अली बाबा चालीस स्टोर में भी आपने देखा होगा, एक कलश होता है सोने का, या इस प्रकार के जो दिखाए जाते हैं, उसमें एक बड़ी सी टुंटी टाइप से एक लगी होती है। तो कहता है कि कलश जो है, हम तो कलश से नहाते थे उस समय, तुम तो अब लोटों से नहाते हो। लोटा एक बर्तन बेटा, उसे सीधा कर, यूं, बस हाँ बस, और सुन बहू जी से दरी मांग ला। फिर कहता है कि हम भी, तू अब हंस रहा है कि मुझे, मैं कह रहा हूँ ना कि तख्त लाते हुए मुझे पसीना आ गया है, यह पसीना किस लिए बहाया है? तो इस पर जो है नौकर हंसने लगता है। तो फिर जो है बाबूजी कहते हैं कि तू हंस रहा है, अरे जवानी में हमने भी जो है, हम भी एक्सरसाइज करते थे, और हम जो है किससे नहाया करते थे? कलश लेकर नहाया करते थे। जैसे हम अब प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह यूज करते हैं नहाने के लिए, तो बाबूजी कहते हैं कि हम जो है कलशों का प्रयोग किया करते थे, कलश से नहाते थे। उसे सीधा करियो बस। फिर कहते हैं बाबूजी उस तख्त को सीधा कर, और ठीक है, अब ठीक है, और सुन अब बहू जी से दरी लेकर आ। इसके ऊपर जो है क्या कहता है कि जो तख्त है इसके ऊपर लाकर दरी बिछा दे। कौन कहता है? बाबूजी कहता है नौकर को। फिर क्या कहते हैं? बिछाने के लिए चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई थी, और कहता है तख्त पर बिछाने के लिए चादर भी ले आ, जो कल धोबी के यहाँ से हम लेकर आए थे। तो फिर कहता है, वही नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, जो मेज पर रखा हुआ कपड़ा है उसको सही करते हैं, और एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। कुर्सियों पर क्या है, वो कुर्सियों को भी साफ करते हैं बाबूजी, और अचानक जो है घर की मालकिन प्रेमा आती है। अचानक क्यों, क्या है, घर की जो मालकिन है प्रेमा, वो आती है। गंदुमी रंग है, छोटा कद है। उनका रंग जो है गंदुमी है, मीन्स ना ज्यादा गोरी है ना काली है। और क्या है? प्रेमा। लड़की की जो माँ है उसका नाम है प्रेमा, घर की जो मालकिन है। सहसा होता है अचानक। अचानक जो है प्रेमा आती है, जो है गेहुए रंग की है, और छोटे से कद की है। चेहरा और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में वह बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त लग रही है वो। और उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं, और मालकिन प्रेमा के पीछे पीछे जो है नौकर खाली हाथ आ रहा है, भीगी बिल्ली बने हुए। मीन्स वो ये सोच रहा है कि अब मालिक पूछेगा कि मैंने इसे दरी और चादर लाने के लिए बोला था और ये लेकर नहीं आया, इसलिए वह डरा हुआ सा है। और बाबू साहब जो है दोनों तरफ देखते हैं। बाबू साहब का क्या नाम है बेटे? राम स्वरूप।
ध्यान दें, जो घर के मालिक हैं उनका नाम है राम स्वरूप, और मालकिन है जो, उनका नाम है प्रेमा। और फिर प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोबी की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो कहती है, मैं कहती हूँ, प्रेमा क्या कहती है अपने पति राम स्वरूप से, कि तुम्हें धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो मुझे वैसे ही जल्दी है। राम स्वरूप, धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने है? यही तो कह रहा था रतन। नौकर का नाम है रतन। जो प्रेमा है वो फिर बाहर आती है अपने पति के पास और कहती है, अभी तो आपने धोती बदली थी। धोती मतलब जो आ, आपने बुजुर्ग देखे होंगे कुर्ता धोती डालते हैं बेटा, तो धोती, वो धोती। तो कहती है कि आप दोबारा से धोती बदलोगे क्या, अभी तो आप बदल कर आए हो। रतन जो उनका नौकर है, वो उसने जाकर प्रेमा को धोती के लिए कहा था। लेकिन राम स्वरूप ने उसे मंगवाया क्या था बेटा, चद्दर और दरी मंगवाई थी। तो राम स्वरूप कहता है, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। तो कहता है, भाई मैंने तेरे से धोती थोड़ी ना मंगवाई थी, मैंने तो तेरे को ये कहा था कि जो धोबी के यहाँ से धुलकर आई है चद्दर, वो ले आना। क्या तेरे कान, तू बहरा हो गया है? कौन कह डांटता है? राम स्वरूप डांटता है किसको? राम स्वरूप जो है रतन नौकर को डांटता है। फिर क्या होता है कि अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। तो फिर प्रेमा कहती है, जा पागल कहीं के, रतन को कहते हैं अपने नौकर को, जो पूजा वाली कोठरी है उसमें लकड़ी का जो बॉक्स है उसके ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चादर उठा ला और दरी भी ले आ। रतन कहता है, दरी भी लेकर आनी है? दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। तो प्रेमा कहती है, दरी तो यहीं रखी है कोने में और वह पड़ी है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाला और सितार भी। फिर राम स्वरूप जो है वहां कमरे में से ही दरी उठाते हुए क्या कहते हैं कि जो बीबी जी है, बीबी जी किसे कहता है, वो अपनी बेटी को, कि जी बीबी जी के कमरे से जो हारमोनियम है वो कमरे में और सितार वह जल्दी से उठा ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। तो फिर प्रेमा क्या कहती है अपने पति राम स्वरूप को, कि वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाना, रूठना, कि वह तो रूठी हुई बैठी है। राम स्वरूप मुंह फुलाए हुए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो कि मुंह फुलाए क्यों बैठी है? तुम उसकी माँ हो, तुम किस मर्ज की दवा हो? भाई तुम क्यों नहीं मना लेती उससे, तुम क्यों नहीं पूछ लेती कि उसको क्या समस्या है, किस मर्ज की दवा, मतलब उसका दर्द दूर करो, उसके जो है, जो उसे दुख है उसको दूर करो, उसकी बात पूछो, क्यों मुंह फुलाए बैठी है वो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं भाई, मुश्किल से तो जो लड़के वाले हैं वो देखने आ रहे हैं, और अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी, तो इसके बाद मुझे दोष मत देना। अगर वे जो है लड़की को नापसंद करके चले जाएंगे तो मुझे दोष मत देना। बड़ी मुश्किल से तो जो है वो लोग, उन लोगों ने हाँ की है, और अब तुम्हारी जो है बेवकूफी के कारण वो चले जाएंगे, तो मैं ही क्या करूं? तो प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। तो प्रेमा कहती है, मैं क्या करूं, सारे जतन कर लिए मैंने, मैं तो हार गई, मैं तो उससे कब की पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाए बैठी है। तो फिर जो है प्रेमा अपने पति राम स्वरूप को कहती है कि तुम्ही ने पढ़ा लिखा कर इसकी इसको सिर चढ़ा रखा है,
और मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जो जंजाल है ये आता ही नहीं। प्रेमा कहती है जो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल है ये मेरी समझ में नहीं आता है। अपना जमाना अच्छा था। आ आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। कि प्रेमा कहती है मुझे तो अपना जमाना अच्छा लगता था। भाई ज्यादा से ज्यादा मतलब पढ़ना लिखना सीख लिया, हिसाब किताब बस आ जाए कि आ ई पढ़ लिया और गिनती सीख ली, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी भी पढ़ लेते। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातों की क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। तो जो स्त्री सुबोधनी मैगजीन है, पत्रिका, उसकी तारीफ करती है कौन? प्रेमा। स्त्री सुबोधनी मैगजीन की तारीफ करती है प्रेमा कि हमारे समय में जैसे तो पत्रिका हुआ करती थी कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो है उसे पढ़ लेती थी ताकि जो है घर के काम काज अच्छी तरह से कर सके, अपने रिश्तों में अच्छी तरह से प्यार प्रेम से अपने रिश्तों को बनाए रख सके। तो कहती है कि स्त्री सुबोधनी जो मैगजीन थी वो इतनी अच्छी थी, क्या बीए एमए की पढ़ाई, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं कि आजकल के बच्चों के तो लक्षण ही बड़े अजीब हैं, वो तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। राम स्वरूप कहता है ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा कहती है क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी को का बनाया हुआ, उसे एक बार जलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। तो राम स्वरूप कहते हैं उनको, किनको? अपनी पत्नी प्रेमा को, कि ग्रामोफोन जो बाजा है वो दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, वही आदमी के बनाए हुए को तो जैसे हमारा रेडियो होता है तो उसको तो हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी जो जरूरत से ज्यादा बोलता हो उसे कैसे बंद किया जा सकता है? ये तो परमात्मा का बनाया हुआ बाजा है, आवाज है, इसको मैं कैसे बंद करूं? मीन्स वो प्रेमा से ये कहना चाहता है कि अब चुप हो जा। प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। भाई चुप भी हो जाओ, तुम्हें तो हर समय मजाक ही सूझता रहता है, तुम तो हर समय मजाक ही करते रहते हो। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर ला, कि हमेशा मजाक करते रहते हो लेकिन अपनी बेटी को राह पर लाने की कभी कोशिश नहीं करते हो। बेटी का नाम क्या है बेटा? उमा। नौकर का नाम है रतन। घर के मालिक का नाम है राम स्वरूप। और घर की जो मालकिन है उसका नाम है प्रेमा। तो जो बेटी है क्या नाम है उसका? उमा। तो उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए जो घर की साफ सफाई है वो की जा रही है। तो प्रेमा कहती है तुम्हें हमेशा हंसी ही मजाक ही सूझता है, यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर ले आए, किसे समझाए। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में, कि जल्दी ही वो लोग आने वाले हैं और वो मुंह फुलाए बैठी है। राम स्वरूप कहता तो क्या हुआ, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो प्रेमा कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि भाई उसे थोड़ा ठीक ढंग से जो है तैयार करके लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है? टिमटाम का मतलब है यहाँ मेकअप, कि बिना मेकअप के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। तो प्रेमा कहती है कि मैंने जो है सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि जो मेकअप का सामान है वो उसके सामने रखा था, परंतु उनको तो इन चीजों से पता नहीं कितनी नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, कि जब मैंने उसको कहा कि भाई थोड़ा मेकअप वेकअप कर ले, थोड़ा सा तैयार हो जा, लड़के वाले आने वाले हैं, तो वह जो है अपने कपड़े में मुंह छुपाकर जो है चुपचाप लेट गई।
भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, भाई मैं तो तंग हो गई हूँ तुम्हारी इस लड़की से। कौन कहती है? प्रेमा कहती है अपने पति राम स्वरूप को कि मैं तो तुम्हारी इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो राम स्वरूप कहता है कि भाई पता नहीं इस लड़की का तो, उमा का दिमाग कैसा है। आजकल तो लड़कियां जो है मेकअप की इतनी शौकीन होती हैं, जो कंपनियां हैं प्रोडक्ट बनाने वाली, तो इनका कारोबार कैसे चलेगा अगर ऐसी लड़कियां होंगी। तो इन्हीं के सहारे तो इनका कारोबार चल रहा है। किनका? सौंदर्य जो मेकअप का सामान है इन लोगों का, इन्हीं के सहारे तो कारोबार चल रहा है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, प्रेमा कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते लड़की अपने हाथ रहती। भाई मैंने तो इसे कहा था आपको पहले ही कि सिर्फ +2 पास करवा देते, 12वीं तक जो है इसकी पढ़ाई करवा देते, एंट्रेंस ही पास करा देते, अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी है जो है हमें ना उठानी पड़ती। पर तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं हो। राम स्वरूप कहता है बात काटकर, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई जबान पर काबू नहीं है। तो जब प्रेमा कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसे 12वीं तक जो है शिक्षा दिलवा दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं कहा करती थी कि लड़की हाथ से जाती रहेगी और इतनी परेशानी हमें उठानी न पड़ती, पर तुम हो कि मेरी बात माने ही नहीं। तो राम स्वरूप उनकी बात काट कर कहते हैं, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई जो है अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। ये मैंने आपको कल ही कहा था कि उन लोगों के सामने जो है हम तुमने नहीं बताना है कि जो हमारी लड़की है वो हायर एजुकेशन है, कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। भाई उसने बीए या एमए किया है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री उसने ली है, ऐसा हमें लड़के वालों के सामने नहीं बताना है। मतलब कि लड़की की उच्च शिक्षा के बारे में हमें लड़के वालों को नहीं बताना है, मैंने तुम्हें कल ही कहा था। मगर तुम तो अभी से सारी बातें उगलने लग गई हो। प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे ही तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है। तो उमा जैसा चाहती है वैसा तैयार हो लेगी। यदि वो मेकअप नहीं करना चाहती तो वैसे भी वो कौन सा बुरी है, सुंदर है, वो वैसे भी सुंदर लगेगी बिना मेकअप के भी। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो जरा उधर से चादर बिछाते हैं। और फिर जो है कहता है कि उसे पहले तो पान लेकर भेज देना उमा को, जब वो लोग आ जाएं तो पहले पान लेकर भेज देना, और उसके बाद जो है नाश्ता तो तैयार ही है। तो फिर इतने में रतन आ जाता है चद्दर और बाजा लेकर। तो कहता है बाजा तो नीचे रख दे, और चद्दर वो बिछाने लगता है। प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं। प्रेमा कहती है कि हाँ नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग कम ही खाएंगे, इसलिए नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। भाई टोस्ट तो मैंने बना दिए हैं, लेकिन मक्खन नहीं आया है जो टोस्ट पे लगाना है। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त बात याद आती है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं, कि समय पर तो तुम्हें कुछ याद आता ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? राम स्वरूप अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें टाइम पर काम क्यों नहीं याद आता। अब बताओ कि रतन जो है शॉप पर जाकर मक्खन लाए या यहाँ काम करे। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, वह भी 100 नखरे करने लगा।
तो फिर राम स्वरूप कहता है कि मैंने दफ्तर के चपरासी को कहा था कि आज मेरे घर थोड़ा सा काम है, तो आ जाना। वह भी सो सो नखरे करने लगा। प्रेमा कहती है यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा, दो ही तो आदमी आएंगे। तो प्रेमा कहती है कि कोई बात नहीं, जो उमा को देखने आएंगे वे दो ही तो आदमी आएंगे, रतन को जो है मक्खन लेने भेज दो दुकान पर, हम खुद एडजस्ट कर लेंगे। कमरा तो तैयार हो ही गया है, बाजा वाजा भी रख दिया है और नाश्ता भी तैयार हो गया है, मैं आपको ट्रे दे दूंगी नाश्ता रखकर और आप पकड़ लेना। तो रतन की अब जरूरत नहीं है, उसे जो है दुकान पर मक्खन लेने के लिए भेज दो, मक्खन की दुकान पर। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। तो फिर राम स्वरूप कहता है हाँ प्रेमा, दो ही आदमी आएंगे, एक तो बाबू राम स्वरूप जी आएंगे और दूसरा वह लड़का खुद आएगा। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। करीने से मतलब सलीके से। तो कहता है कि राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कि उमा को कह देना थोड़ा सलीके से आए, ये लोग जो है दकियानूसी विचारों के हैं, पुरानी विचारधारा के हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के हैं। दकियानूसी रूढ़ी था। कि चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, कि ऐसी लड़की चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। कौन चाहते हैं? लड़के वाले। तो देखिए बेटे, लड़की वालों का जो परिवार है, लड़की का नाम क्या है? उमा, उसके पिता का नाम है राम स्वरूप और उसकी माँ का नाम है प्रेमा, और जो नौकर है उनका, उसका नाम है रतन। तो अब जो है इंतजार हो रहा है किसका? लड़के वालों का। प्रेमा और लड़का। तो राम स्वरूप बताता है कि खुद जो है लड़के का जो पिता है वो वकील है पेशे से। तो प्रेमा कहती है भाई लड़का क्या करता है? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। तो मैंने तुम्हें बताया तो था कि बाप यदि रूढ़िवादी है तो लड़का उससे भी ज्यादा रूढ़िवादी है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, कि बीएससी करने के बाद अब वो लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या कहता है? कि शादी अलग बात है और तालीम अलग बात है, कि जो घर के मैनर्स हैं, जो रीति रिवाजों को मानना है, तालीम मतलब शिक्षा। भाई शादी का सवाल दूसरा है, शिक्षा का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इसके बापों की ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये चुपचाप यहाँ से निकल जाते। कि क्या कहता है राम स्वरूप अपनी पत्नी को कि क्या करूं, लड़की के रिश्ते का सवाल है, वरना इन दोनों बाप बेटे को ऐसी खरी खरी सुनाता। तो क्यों सुनाता? क्योंकि वो दकियानूसी विचारों के हैं, रूढ़िवादी विचारों के हैं। राम स्वरूप कहता है बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। तो फिर रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी क्या हुआ, कोई आते हैं। तो राम स्वरूप कहता है, जैसे ही रतन जो है बाबूजी को कहता है बाबूजी बाबूजी कोई आ रहा है, तो राम स्वरूप कहता है
दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। कि प्रेमा, वे आ गई हैं। नौकर कहता है। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तो यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं अभी तक मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। कि प्रेमा जैसे ही जल्दी जल्दी में अंदर आती है, चुप, तो प्रेमा की जो साड़ी है वो बाजे से अटक जाती है। प्रेमा कहती, उफ, ये बाजा नीचे ही रख गया है कमबख्त। तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। राम स्वरूप कहता, तुम अंदर जाओ उमा के पास, मैं इसे रख देता हूँ। राम स्वरूप कहता है, तुम आओ, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी से। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक है, आइए। तो फिर नॉकिंग होती है। किवाड़ों पर दस्तक का मतलब है दरवाजे पर नॉकिंग होती है। और राम स्वरूप